अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपने कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज कर लिया था पोटेशियम ट्रेस ऑक्सीलेटो फेरेट 3 और अब हम इसकी कैरेक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि इसके अंदर आयरन और ऑक्सीलेट की एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों कैरेक्टराइजेशन करनी है, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि जो डिज़ायर्ड फार्मूला हम अपने कॉम्प्लेक्स का बनाना चाहते थे वो फार्मूला बना है या उसके अंदर कुछ चेंजेस आ गई हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आयरन के साथ 3 ऑक्सीलेट एज लिगेंड अटैच हैं और इसके ऊपर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -3 चार्ज था जिसको 3 पोटेशियम बैलेंस कर रहे थे। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके अंदर 2 ऑक्सीलेट हों जिन्होंने आयरन की 4 साइड्स ऑक्यूपाई कर ली हैं और बाकी रिमेनिंग 2 साइड्स पे वाटर मॉलिक्यूल एज अ लिगेंड मौजूद हों। तो इस तरह से फिर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें -1 चार्ज आएगा जिसे 1 पोटेशियम बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, तो जो ऑक्सीलेट हैं वो 3 भी हो सकते हैं, वो 2 भी हो सकते हैं। अगर एक ऑक्सीलेट की बात करें तो जब एक ऑक्सीलेट लगा हुआ होगा आयरन के साथ तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे प्लस चार्ज आएगा, और क्योंकि हमने काउंटर आयन भी पॉजिटिव यूज़ किया है तो ये इस तरह का फार्मूला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स की फार्मूला की, एक ये वाली और एक ये वाली, जिसके अंदर या तो 2 ऑक्सीलेट हो सकते हैं या फिर 3 ऑक्सीलेट हो सकते हैं। ये जानने के लिए कि हमारे कॉम्प्लेक्स का एग्जैक्ट फार्मूला क्या बनना है हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं। कैरेक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने से मुराद ये है कि इसके अंदर जो आयरन और ऑक्सीलेट हैं वो आयनिक फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाएं। इस वजह से हम सबसे पहले जो हमारा सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स था उसका 0.1 ग्राम एक्यूरेटली वे करते हैं। एक्यूरेटली वे करने से मुराद ये है कि 0.1 के बाद जो आगे के 3 डेसिमल्स हैं वो भी आप एक्यूरेटली नोट करते हैं अपने पास। ठीक है, और फिर जो कॉम्प्लेक्स है उसको डिज़ोल्व करते हैं 25 ml डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। अच्छा, कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करने के लिए अब यहाँ पे एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड होने से जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये ब्रेक हो जाता है और पोटेशियम, आयरन, ऑक्सीलेट सब आयनिक फॉर्म में इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। फिर इस डिज़ोल्व कॉम्प्लेक्स को आप 250 ml की वॉल्यूमेट्रिक क्लास में ट्रांसफ़र करते हैं और उसका वॉल्यूम मेकअप कर देते हैं अप टू 250 ml विद डिस्टिल वाटर। ठीक है, तो जो आपका सोल्यूशन बनेगा 250 ml का वो कहलाएगा सोल्यूशन ए। इसके अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से निकलने वाला आयरन, ऑक्सीलेट और पोटेशियम, वाटर सब अलग अलग होंगे, तो इनकी एनालिसिस आसानी से की जा सकती है। ओके, आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो है एक्सपेरिमेंट 2B, जिसके अंदर आप आयरन की एस्टिमेशन करेंगे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आपने सिंथेसाइज़ किया था। आयरन की एस्टिमेशन के क्लासिकल मेथड्स भी मौजूद हैं और इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स भी मौजूद हैं। हमने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल मेथड का इस्तेमाल किया है जो कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक डिटर्मिनेशन है आयरन की। जब आप स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो जो सोल्यूशन आप यूज़ करते हैं विजिबल रीजन में वो कलर्ड सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। तो आयरन की अगर आपने एस्टिमेशन करनी तो सबसे पहले उसको कलर्ड सोल्यूशन यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्स में हमने कन्वर्ट करना होगा जो कि कलर्ड है, इसलिए आपने आयरन को रिएक्ट करवाया ऑर्थोफेनेंथ्रेलिन के साथ, जिससे रेडिश ऑरेंजिश कलर का एक कॉम्प्लेक्स हमें हासिल हो जाता है। ठीक है, इसमें Fe+2 3 ऑर्थोफेनेंथ्रेलिन के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ऑर्थोफेनेंथ्रेलिन में 2 नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं, यानी कि एक बाइडेंटेट है, और ये जो कॉम्प्लेक्स होगा वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। सही है, इसको आप 110 फेनेंथ्रेलिन भी कहते हैं, OPT भी कहते हैं और ऑर्थोफेनेंथ्रेलिन भी कहते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो Fe+2 इसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, लेकिन जो हमारे पास सोल्यूशन ए के अंदर आयरन था वो Fe+3 की फॉर्म में था। तो इनके कॉम्प्लेक्सेशन से पहले आयरन की रिडक्शन की जाती है और फिर इसके साथ इसको कॉम्प्लेक्स करवाया जाता है। ये कॉम्प्लेक्स विजिबल रीजन में 510 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस शो करता है। और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के लिए जब आप इसको एनालाइज करते हैं तो आप एक्चुअली लैम्बर्ट्स-बियर्स लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं। लैम्बर्ट्स-बियर्स लॉ ये स्टेट करता है कि एब्जॉर्बेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन। E इज़ द मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट और B इज़ द सेल पाथ लेंथ। सही, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के क्यूवेट के अंदर जब आप किसी सोल्यूशन को रखते हैं और उसके ऊपर लाइट, इंसिडेंट लाइट पास करते हैं तो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी हमें पता होती है, ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी हम डिटेक्ट कर लेते हैं। इन दोनों का जो रेशो होगा इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी और ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी का, वो हमें ट्रांसमिटेंस दे देता है। ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस में इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि अगर ट्रांसमिटेंस ज़्यादा हो रही है किसी सोल्यूशन में से तो उसकी एब्जॉर्बेंस कम होगी, अगर एब्जॉर्बेंस ज़्यादा हो रही है तो उसकी ट्रांसमिटेंस कम होगी। ठीक है, तो जब हमें ट्रांसमिटेंस पता चल जाती है उससे हम एब्जॉर्बेंस मालूम कर लेते हैं।
और जब हमारे पास एब्जॉर्बेंस आ जाएगी तो इस फॉर्मूले के ज़रिए हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन मालूम कर लेते हैं। तो अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट परसेंट ट्रांसमिटेंस दे रहा है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर परसेंट ट्रांसमिटेंस दे रहा है, तो पहले आप उसको ट्रांसमिटेंस में कन्वर्ट करते हैं, उससे एब्जॉर्बेंस निकालते हैं, एब्जॉर्बेंस से फिर कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं। अच्छा, प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर में आपके पास जो सोल्यूशन ए है उसके अंदर आयरन मौजूद है, उसकी आपने डिटर्मिनेशन करनी है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली। लेकिन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की एक पर्टिकुलर रेंज होती है कॉन्सेंट्रेशन की जिसके अंदर वो वर्क करता है। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये बहुत ज़्यादा है उस लिहाज से, इस वजह से आपको इस कॉन्सेंट्रेशन को थोड़ा कम करना पड़ेगा, यानी कि इसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो आप इस सोल्यूशन की सीरियल डाइल्यूशन करेंगे। सबसे पहले इस सोल्यूशन ए का 10 ml पाइपेट आउट करके एक 100 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफ़र करते हैं और उसका वॉल्यूम 100 ml तक मेकअप कर देते हैं। इसको आप सोल्यूशन बी का नाम देंगे। ठीक है, आपने 10 ml लेके 100 ml में डिज़ोल्व किया है तो ये 10 टाइम्स डाइल्यूट हो गया। फिर फर्दर इस सोल्यूशन बी का 10 ml पाइपेट आउट करके एक 50 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफ़र करते हैं। इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर जो आयरन ट्रांसफ़र हुआ है उसको आपने ओपीटी के साथ कॉम्प्लेक्स करवाना है। ठीक, तो इस वक्त जो यहाँ पे आयरन है वो Fe+3 की फॉर्म में है, क्योंकि आपके पास जो सोल्यूशन ए था जिसमें आपने कॉम्प्लेक्स डिज़ोल्व करके और उसका वॉल्यूम मेकअप किया था वो उसमें आयरन Fe+3 की फॉर्म में था। तो यहाँ पे भी जो आयरन होगा वो Fe+3 की फॉर्म में होगा। इसके अंदर आप फर्दर 3 रिएजेंट्स और डालते हैं जिसके अंदर सोडियम एसीटेट, हाइड्रोक्विनोन और ऑर्थोफेनेंथ्रेलिन शामिल हैं। इन तीनों को डालने का मकसद क्या है? अभी हमने बात की कि यहाँ पे Fe+3 की फॉर्म में आयरन मौजूद होगा, तो उस Fe+3 को Fe+2 में रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोक्विनोन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से आप इसका 4 ml इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, जब ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe+2 में तो ये चिलेट बना लेगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स बना लेगा ऑर्थोफेनेंथ्रीन के साथ। ऑर्थोफेनेंथ्रीन यहाँ पे एक लिगेंड के तौर पे बिहेव कर रहा है, वो उसका भी 4 ml ऐड कर दिया, तो ये आयरन ओपीटी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये 4 pH पे, यानी कि pH 4 पे स्टेबल है, इस वजह से उस pH 4 को मेंटेन करने के लिए सोडियम एसीटेट ऐड किया गया। ठीक, ये तीनों रिएजेंट्स डालने के बाद इस फ्लास्क को हाफ़ एन आवर के लिए छोड़ देते हैं, यानी कि इसका वॉल्यूम मेकअप नहीं करते, इसको हाफ़ एन आवर ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि अच्छे तरीके से इसका कलर डेवलप हो जाए, कॉम्प्लेक्सेशन अच्छे तरीके से हो जाए। आधा घंटा गुजरने के बाद फिर इसका वॉल्यूम मेकअप करते हैं अप टू 50 ml। तो ये जो 50 ml की फ्लास्क है ये अब कहलाएगी सोल्यूशन सी। इसके अंदर आपने स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक डिटर्मिनेशन करनी है। ऑर्थोफेनेंथ्रेलिन की कॉन्सेंट्रेशन से पहले आयरन की कॉन्सेंट्रेशन इस फ्लास्क के अंदर आएगी और फिर वो आयरन की कॉन्सेंट्रेशन को बैक कैलकुलेशन करते करते आप फ्लास्क ए के अंदर मालूम करेंगे। ठीक है, यानी कि अल्टीमेटली जो आयरन की कॉन्सेंट्रेशन आपको चाहिए वो 250 ml के अंदर चाहिए, जो इसकी बैक कैलकुलेशन से हमें हासिल होगी। ओके, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक डिटर्मिनेशन के लिए सबसे पहले आपको ब्लैंक प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, ब्लैंक क्या चीज़ है? ब्लैंक वो सारे रिएजेंट्स हैं जो कि आप कॉम्प्लेक्सेशन के लिए डालते हैं, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एनालाइट नहीं होता। ठीक है, तो अभी पिछले कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आपने ये सारे रिएजेंट्स डाले थे, लेकिन इसके अंदर सिर्फ आयरन कंटेंट मिसिंग है। जो आयरन आपने डाला था वो नहीं डालते आप ब्लैंक में, बाकी सारे जो रिएजेंट्स होते हैं वो आप इसके अंदर उसी तरह से ऐड करेंगे। 6.5 ml सोडियम एसीटेट, हाइड्रोक्विनोन, ऑर्थोफेनेंथ्रीन सब इसके अंदर इसी तरीके से ऐड होगा और इसको भी आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। क्योंकि इसके अंदर आयरन नहीं था तो इसका कोई कलर डेवलप नहीं होगा, इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सेशन नहीं हो पाएगी। आधे घंटे के बाद आप इसका वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। ठीक है, ये आपका ब्लैंक सोल्यूशन बन गया 50 ml के अंदर, क्योंकि आपका जो असल कॉम्प्लेक्स का जो सोल्यूशन है वो भी 50 ml के अंदर था। ठीक है, ये जो 2 सोल्यूशंस हैं आपने इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में इस्तेमाल करना है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो आपकी लैब में मौजूद है वो स्पेक्ट्रॉनिक 21 मौजूद है। कुछ इस तरह का ये दिखता है, जिसके अंदर सबसे पहले तो आप इस्तेमाल करने से पहले उसकी वेवलेंथ सेट करते हैं। जो भी आप सोल्यूशन इसके ऊपर एनालाइज़ करना चाह रहे हैं, हर सोल्यूशन की पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। जैसे कि इस आयरन ओपीटी को आपने एनालाइज़ करना है तो ये 510 पे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस देता है, तो इस नॉब के ज़रिए यहाँ पे 510 नैनोमीटर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जब ये सिलेक्ट हो जाता है फिर ये वो कंपार्टमेंट है जहाँ पे आप अपने सॉल्यूशंस रखते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूवेट। क्यूवेट के अंदर सॉल्यूशंस फिल करके इस कंपार्टमेंट में आप रखते हैं।
तो सबसे पहले हम ब्लैंक इसके अंदर रखते हैं, ठीक है। जो ब्लैंक सोल्यूशन है उसको इस क्यूवेट में पहले डाल के रिंस कर लेते हैं, फिर फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद टिश्यू से वाइप करने के बाद इस कंपार्टमेंट में रख देते हैं। जब आप ब्लैंक को रख रहे हैं तो ऊपर ये जो रीडिंग्स आ रही हैं ये ट्रांसमिटेंस की रीडिंग है और नीचे एब्जॉर्बेंस की हैं। ये 0 से 100 तक है ऊपर वाली, इसका मतलब ये % ट्रांसमिटेंस है, 0% ट्रांसमिटेंस और 100% ट्रांसमिटेंस। जब आप ब्लैंक को रख रहे हैं क्यूवेट के अंदर डाल के तो इसकी रीडिंग 100% होनी चाहिए, क्योंकि ब्लैंक को कोई एब्जॉर्बेंस शो नहीं करनी चाहिए। तो उसकी अगर एब्जॉर्बेंस 0 है तो % ट्रांसमिटेंस 100% होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे ये जो निडल है वो 100 पे होनी चाहिए। अगर तो ये नहीं होती 100 पे तो आप इस नॉब के ज़रिए इसको 100 पे सेट कर लेते हैं, ठीक है। जब ये 100 पे सेट हो जाता है फिर आप अपने ब्लैंक को निकाल लेते हैं क्यूवेट से। ब्लैंक को डिस्कार्ड करने के बाद अब इस क्यूवेट के अंदर सोल्यूशन सी या जो भी आपका एनालाइट वाला सोल्यूशन है वो ऐड करते हैं। उसको पहले रिंस कर लेते हैं और फिर इसको फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद टिश्यू पेपर से वाइप करने के बाद इसी कंपार्टमेंट में रखते हैं। अब वो जो ऊपर ये रीडिंग है वो कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ एब्जॉर्बेंस होगी। एब्जॉर्बेंस होने की वजह से ट्रांसमिटेंस कम हो जाएगी। तो वो जो ट्रांसमिटेंस % ट्रांसमिटेंस की रीडिंग ऊपर आ रही होगी वो आप नोट कर लेते हैं अपने पास, ठीक है। जो क्यूवेट है इसके अंदर अगर जितना डार्कर कलर सोल्यूशन होगा, यानी कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी आयरन ओपीटी कॉम्प्लेक्स की, उतने ही जो इंसिडेंट लाइट है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी तो ट्रांसमिटेंस कम हो जाएगी, ठीक है। तो जिनका डार्कर कलर सोल्यूशंस होते हैं उनकी % ट्रांसमिटेंस कम आती है, और जिनके लाइटर कलर सोल्यूशंस होते हैं उनकी % ट्रांसमिटेंस ज़्यादा आती है। ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले जो आपने कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज़ किया है उसको आपसे कहा गया था कि एक्यूरेटली आप उसके सारे डेसिमल्स नोट करेंगे अप टू 4। तो यहाँ पे 0.1 2 3 4 ये मैंने सिर्फ एक सपोज़ किया है। ये जो आप नोट करते हैं वो रीडिंग अलग होती है। मैंने सिर्फ सपोज़ किया है कि 0.1 2 3 4 हमने इतने ग्राम अपने कॉम्प्लेक्स को बे किया था, वो हमने नोट कर लिया। सोल्यूशन ए जो हमने बनाया था, सोल्यूशन ए का जो टोटल वॉल्यूम है वो है 250 ml, ठीक है। अब ये क्योंकि वॉल्यूम कैलकुलेशन में यूज़ होता है तो अब यहाँ पे लिखते हैं 250 ml सोल्यूशन ए था। सोल्यूशन बी बनाने के लिए सोल्यूशन ए का 10 ml लिया गया था, तो वो आपने मेंशन कर दिया। फिर सोल्यूशन बी को आपने 100 ml तक मेकअप किया था, वो 100 ml लिख दिया। सोल्यूशन बी का 10 ml लिया गया था सोल्यूशन सी के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वो 10 ml आपने लिख दिए। कॉम्प्लेक्सेशन के लिए सोडियम एसीटेट 6.5 ml लिया था, हाइड्रोक्विनोन 4 ml, ऑर्थोफेनेंथ्रेलिन 4 ml। फिर सोल्यूशन सी को वॉल्यूम मेकअप किया था अप टू 50 ml। तो ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर नोट कर दी। % ट्रांसमिटेंस जो आपको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से मिलती है, मैंने यहाँ पे सपोज़ किया है 40% कैलकुलेशन में इस्तेमाल करने के लिए, तो वो जो भी आपकी % ट्रांसमिटेंस होती है वो आपने यहाँ पे नोट कर ली। कैलकुलेशन में हमें एस्टिमेशन करनी है Fe+3 की कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो हमारे पास जो रीडिंग आई है वो % ट्रांसमिटेंस की आई है। % ट्रांसमिटेंस को आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो ट्रांसमिटेंस बन जाएगी, यानी कि जो 40% सपोज़ किया था उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.4% आ जाएगी। फिर हमारे पास ट्रांसमिटेंस आ गई, इससे हमें एब्जॉर्बेंस निकालनी है, तो ये फार्मूला यूज़ हो सकता है, एब्जॉर्बेंस इज़ नेगेटिव लॉग ऑफ टी। तो यहाँ पे जब आप अपनी ट्रांसमिटेंस की वैल्यू रखेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास एब्जॉर्बेंस की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। सब सपोज वैल्यूज़ हैं। जब एब्जॉर्बेंस आ गई तो अब इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, ठीक है। इस फार्मूले को पहले रीअरेंज कर लें। कॉन्सेंट्रेशन इस तरफ आ जाएगी तो एब्जॉर्बेंस डिवाइड हो जाएगी एप्सिलॉन और बी से। एब्जॉर्बेंस की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। एप्सिलॉन की वैल्यू आयरन ओपीटी कॉम्प्लेक्स के लिए 11,000 मोलर इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स होती है, जो आपके मैनुअल में मेंशन है। बी सेल पाथ लेंथ 1 होता है, तो इसकी जगह हम 1 रखेंगे, ठीक है। ये सारी जब आपने चीज़ें फिल कर दी इसके अंदर तो अल्टीमेटली आपके पास कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी आई है? ये उस सोल्यूशन सी की आई है जो आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे रन किया था। अच्छा, अब हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन आई है सोल्यूशन सी की, वो कॉन्सेंट्रेशन है आयरन ओपीटी कॉम्प्लेक्स की। हमें ये पता है कि आयरन ओपीटी कॉम्प्लेक्स और आयरन के दरमियान 1:1 का मोल रेशो है। इस इक्वेशन से हमें ये बात पता है। तो जो कॉन्सेंट्रेशन आयरन ओपीटी कॉम्प्लेक्स की होगी वही कॉन्सेंट्रेशन Fe+2 की होगी। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया 1 मोल आयरन ओपीटी कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ Fe+2।
ठीक है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन आई थी हमारे पास उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया 1000 ml सोल्यूशन सी कंटेन्स 3.6 एक्सपोनेंट -5 मोल्स ऑफ Fe+2। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने सोल्यूशन सी 50 ml तक वॉल्यूम इसका मेकअप किया था। ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेशन आई है वो जाहिर सी बात है 1000 ml में आई है, तो हमें 1000 ml के नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं चाहिए, हमें इस 50 ml के नंबर ऑफ़ मोल्स चाहिए। तो यूनिटरी मेथड को इस्तेमाल करते हुए आपने 50 ml के नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए इस 3.6 एक्सपोनेंट -5 को डिवाइड किया 1000 से, मल्टीप्लाई कर दिया 50 से। तो अब जो नंबर ऑफ़ मोल्स आएंगे Fe+2 के वो इस 50 ml के आएंगे, यानी इस फ्लास्क के अंदर जो Fe+2 के मोल्स हैं वो आपके पास आ गए। अब हमें अल्टीमेटली सोल्यूशन ए की चाहिए नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ आयरन। तो हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो आयरन के मोल्स आए थे इस फ्लास्क के अंदर वो इस 10 ml से आए थे, यानी कि सोल्यूशन बी के 10 ml से आए थे। तो जितने नंबर ऑफ़ मोल इस 10 ml के अंदर होंगे वो ही इस फ्लास्क के अंदर ट्रांसफ़र हुए हैं। इस 50 ml के नंबर ऑफ़ मोल्स और इस 10 ml के नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर हैं। आपने यहाँ पे यही बात लिख दी कि 10 ml सोल्यूशन बी कंटेन्स ए मोल्स ऑफ आयरन, यानी ऊपर जो मोल्स आए थे आयरन के वो ए मोल्स ऑफ आयरन, ये बराबर हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास सोल्यूशन बी के 10 ml के नंबर ऑफ़ मोल्स तो आ गए, लेकिन हमें इस 100 ml के नंबर ऑफ़ मोल्स चाहिए। तो यूनिटरी मेथड के ज़रिए 100 ml में निकालने के लिए ए को डिवाइड कर दें 10 से, मल्टीप्लाई कर दें 100 से। तो अब जो नंबर ऑफ़ मोल्स आएंगे आयरन के सोल्यूशन बी के अंदर वो भी बी मोल्स ही हैं। ठीक है, ये ABC जो यहाँ पे मेंशन हो रही है ये यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ होंगी, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे ABC की फॉर्म में मेंशन किया गया। ठीक है, ये जो बी मोल्स हैं ये इस 100 ml के अंदर हैं। अच्छा, ये जो 100 ml के नंबर ऑफ़ मोल्स हैं ये कहाँ से ट्रांसफ़र होकर आए हैं? इस 10 ml से ट्रांसफ़र होकर आए हैं। तो इस 10 ml के जो नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे आयरन के वही इसके अंदर होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 10 ml था सोल्यूशन ए का ये वाला, उसके अंदर भी यही बी मोल्स थे। ठीक, अब हमें क्योंकि 250 ml इस पूरे 250 ml के नंबर ऑफ़ मोल्स चाहिए, तो वो 250 ml के निकालने के लिए बी को डिवाइड कर दें 10 से, मल्टीप्लाई कर दें 250 ml से। तो ये आपके पास इस सोल्यूशन ए के नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे, जो कि हमने नाम दे दिया सी मोल्स पर 250 ml ऑफ Fe+2। ठीक है, अच्छा, Fe+2 को हमने Fe+3 से ही रिड्यूस करके बनाया था बाय यूजिंग हाइड्रोक्विनोन। तो जितने मोल्स Fe+2 के हमारे पास आए हैं उतने ही Fe+3 के होंगे। ये वो Fe+3 है जो आपको कॉम्प्लेक्स को डिज़ोल्व करके हासिल हुआ था। तो C मोल्स ऑफ Fe+2 विल बी इक्वलेंट टू C मोल्स ऑफ Fe+3। अब हमें उस Fe+3 की अमाउंट निकालनी है जो कि कॉम्प्लेक्स को डिज़ोल्व करके आया था। तो अमाउंट निकालने के लिए आप मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं एटॉमिक मास से। यहाँ पे जो ऊपर मोल्स आए हैं C मोल्स, उनको मल्टीप्लाई कर दें 56 जो कि आयरन का एटॉमिक मास है। जब आपने उसको मल्टीप्लाई किया तो आयरन की वो अमाउंट आ गई जो उस 250 ml के सोल्यूशन ए में मौजूद है। ये जो अमाउंट है आयरन की ये उस 0.1 ग्राम कॉम्प्लेक्स के अंदर है जो आपने एक्यूरेटली वे करके डिज़ोल्व किया था। ठीक है, तो एक जो आपका ऑब्जेक्ट था कि आपको आयरन की एनालिसिस करनी है, वो आयरन की एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आयरन की अमाउंट भी आ गया और आयरन के नंबर ऑफ़ मोल्स पर 250 ml वो भी आ गए। रिज़ल्ट में आप ये दोनों चीज़ें शो कर देते हैं कि सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स जो आपने लिया था उसके अंदर आयरन के नंबर ऑफ़ मोल्स क्या हैं 250 ml में और उसके ग्राम्स क्या हैं 250 ml में। इस एक्सपेरिमेंट की भी लैब रिपोर्ट बनेगी, तो इसकी लैब रिपोर्ट के लिए इसका जो ऑब्जेक्ट है आयरन की एस्टिमेशन वो वाला ऑब्जेक्ट आप लिखेंगे। थ्योरी जो आयरन के एनालिसिस से रिलेटेड थ्योरी आपको बताई गई है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से रिलेटेड वो आप लिखेंगे। इक्वेशंस लिखेंगे, इसकी ऑब्जर्वेशंस आपको बता दी गई हैं और कैलकुलेशन भी आपको समझा दी गई है। तो वो करने के बाद आखिर में आप इसका रिज़ल्ट रिपोर्ट करेंगे।